दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग या सातवाहन युग। तो सही उत्तर गुप्त युग को। दोस्तों, गुप्त सम्राटों के शासनकाल में सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई और हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। गुप्त काल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग कहा है और इसी काल को क्लासिकल युग अथवा भारत का पेरिक्लीज युग आदि नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त का आदर्श संपूर्ण पृथ्वी को बांधना यानी धरिण बंध था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श कृत्सन पृथ्वीजय यानी समस्त पृथ्वी को जीतना था। इस युग की कला में आद्योपांत आध्यात्मिकता, शालीनता और भारतीयता दिखाई देती है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थीं? तो याद रखिएगा 16वीं और 17वीं गुफा। दोस्तों, अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं और 10वीं गुफा के स्तंभों पर अंकित चित्र और 16वीं 17वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में माड़ासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। 17वीं गुफा के चित्र विविध प्रकार के हैं, इसे चित्रशाला कहा गया है और जातक कथाएं सबसे अधिक 17वीं गुफा में चित्रित की गई हैं। अगला प्रश्न है, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल कौन सा है? आपको बताना है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व? तो सही उत्तर पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। प्रारंभ में अजंता में 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 गुफाओं 1 से 2, 9, 10 और 16, 17 के चित्र ही शेष हैं। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली और दूसरी गुफा के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। 16वीं 17वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में माड़ासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है और जातक कथाएं सबसे अधिक 17वीं गुफा में चित्रित की गई हैं। अगला प्रश्न है, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सबसे पहले गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? ऑप्शन है परमार, पल्लव, गुप्त या चंदेल। तो सही उत्तर गुप्त वंश के। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर हैं। वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी काल से मिलने लगते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं, जो गुप्त काल की अपनी विशेषता हैं। द्वार के अलंकरण के संबंध में वाराहमिहिर का मत है कि द्वार शाखा के चौथाई भाग में प्रतिहारी यानी द्वारपाल तथा शेष में मंगल विहग, श्री वृक्ष, स्वास्तिक, घट, मिथुन, पत्रवली आदि का अंकन होना चाहिए। कालिदास ने भी शंख और पद्म के अंकन का उल्लेख किया है और गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित हैं। केवल भीतर गांव और सिरपुर के मंदिर ही ईंटों से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, धमेघ स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर ये सारनाथ में है। दोस्तों, धमेघ स्तूप सारनाथ वाराणसी में है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। इसका प्रारंभिक रूप अर्धगोलाकार मिलता है। धमेघ स्तूप सारनाथ में स्थित है। इसका अंतिम निर्माण गुप्त सम्राटों के काल में माना जाता है और राजगृह स्थित जरासंघ की बैठक का निर्माण गुप्त सम्राटों के काल में माना जाता है और उदयगिरी पहाड़ी से चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन के प्राप्त लेख से पता चलता है कि उसने यहाँ एक शैव गुहा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। ये गुप्तकालीन सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का वर्णन है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित और कादंबरी नामक पुस्तक लिखी है। और भास ने स्वप्नवास वदत्ता, चारुदत्ता और अरुभंग की रचना की है। अगला है मालविकाग्निमित्र के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर कालिदास। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की नाट्य रचना है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सही उत्तर कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन प्राचीन भारतीय खड़ दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र और तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने ये सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? तो याद रखिएगा, ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना और दशमलव प्रणाली का विकास किया। इन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चर्चा है। बाराहमिहिर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। बाराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक और लघु जातक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ऐहोल प्रस्तर लेख ये पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रदामन प्रथम से। नासिक गुहा लेख उषावदत्त से और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। 2, 4, 1, 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐहोल प्रस्तर लेख पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ शिला लेख रुद्रदामन प्रथम से। नासिक गुहा लेख उषावदत्त से और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं। कुमार संभव कालिदास की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की और अर्थशास्त्र चाणक्य की कृति है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम किसने लिखा है? आपको बताना है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और मृच्छकटिकम गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भुक्ति क्या होती थी? तो सही उत्तर गुप्त काल में प्रांत या राज्य को भुक्ति कहा जाता था। गुप्त काल में प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को देश, अवनि अथवा भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में किया गया, जिसे विषय कहा जाता था। और गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में देखिए इस तरह से था। साम्राज्य था, उसके नीचे प्रांत थे, देश, भुक्ति अथवा अवनि कहे जाते थे। प्रांत कई जिलों से मिलकर बने होते थे, जिनको विषय कहा जाता था। जिला वीथ या तहसील से बनते थे और तहसील में कई पेठ या ग्राम से बड़ी इकाई होती थी और पेठ के नीचे जो है ग्राम होती थी, जो कि सबसे छोटी इकाई थी। अगला प्रश्न है, भुक्ति का प्रशासक कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर उपरिक। गुप्त साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था, जिसे अवनि या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट करता था। उपरिक के पद पर प्राय राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। और गुप्त प्रशासन के अंतर्गत सुराष्ट्र, अवंत, एरण, पुंड्रवर्धन और मगध प्रमुख प्रांत थे। गुप्त काल में कर्णिक भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक था और सीमांत प्रांतों का प्रमुख गोप्ता था। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर नारद स्मृति में। नारद स्मृति गुप्तकालीन एक प्रमुख स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है।
मनुस्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। मनुस्मृति में स्त्रियों को वेदाध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। अगला प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क कौन थे? तो सही उत्तर है ये एक शिलाहार राजा थे। शिलाहार राजा अपरार्क याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे। अन्य टीकाकार विश्वरूप और विज्ञानेश्वर आदि थे। मालवा के परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक सीयक अथवा श्रीहर्ष था। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। और वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। सही उत्तर पर्णदत्त। गुप्त प्रशासन में प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। उन्हें उपरिक या गोप्ता, भोगपति अथवा राजस्थानी कहा जाता था। इन शासकों का प्रमुख परामर्शदाता कुमारामात्य था। सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहलाते थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत या सीमांत प्रदेश में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल या गोप्ता नियुक्त किया था। मौर्य काल में सौराष्ट्र की स्थिति अर्ध स्वतंत्र प्रांत की थी और चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त तथा अशोक के समय में तुषास्प यहाँ का प्रशासक था। रुद्रदामन जो कि शक शासक था, इसके जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था और अशोक के समय में इससे नहरें निकलवाई गई थीं, इसका पुनर्निर्माण उसने अपने राज्यपाल सुविशाख के द्वारा करवाया था। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ऑप्शन है मरकट सागर, भंगदिया और सोमकुंड या ककुम। तो सही उत्तर है ककुम। स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में वर्णित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ककुम थी। कहोम लेख में उल्लिखित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई थी। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पद नाम कौन सा था? तो सही उत्तर है उपरिक। देखिए, गुप्त साम्राज्य में प्रशासन में कुमारामात्य का राज्य के उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसे देश, अवन या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक यानी प्रांतीय राज्यपाल को उपरिक कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ था, जिसे विषय कहा जाता था। इसका प्रधान अधिकारी विषयपति होता था। अगला प्रश्न है गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? ऑप्शन है सामंतवाद और भूमिदान, आर्थिक सुदृढ़ता, ब्राह्मणों का महत्व और व्यापार में वृद्धि या शूद्रों को व्यापार का अधिकार। तो गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन सामंतवाद और भूमिदान था। गुप्त काल में जो है ये सामंतवाद और भूमिदान का प्रचलन हुआ। गुप्तोत्तर काल में भूमि के दान और विभाजन के फलस्वरूप एक नवीन शिक्षित वर्ग कायस्थ का उदय हुआ। सामंतवादी व्यवस्था मूल रूप से सातवाहन कुषाण काल में प्रारंभ हुई। गुप्तोत्तरकालीन स्मृतियों में शिल्प और उद्योग शूद्र के लिए आवश्यक व्यवसाय माने गए हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था? तो सही उत्तर करड़िक। याद रखिएगा, गुप्त काल में जो लैंड रिकॉर्ड थे या भूमि अभिलेख थे उनको सुरक्षित रखने वाले पदाधिकारी को करड़िक कहा जाता था। ये महाछपटलिक के अधीन होता था। शौल्किक नामक अधिकारी चुंगी कर वसूल करता था। ध्रुवाधिकरण भूमिकर संग्रह करने वाला अधिकारी था। और समाहर्ता जो था ये मौर्यकालीन राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था, न कि गुप्त काल का। अगला प्रश्न है कौन सी गुप्त काल में भूमि माप की इकाई थी? ऑप्शन है कर्ष, विंशोपक, द्वारक या निवर्तन। तो सही उत्तर निवर्तन। याद रखिएगा, गुप्त काल में भूमि माप की इकाई निवर्तन, नल, कुल्यावाप, द्रोणवाप, आढ़वाप और पाटक थी।
बौधायन ने भूमि माप से संबंधित निवर्तन शब्द का उल्लेख किया है। बंगाल में भूमि की माप के लिए पाटक शब्द का उल्लेख मिलता है और गुनैधर लेख में 11 पाठक जमीनों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में आर्थिक दृष्टि से भूमि के कई प्रकार थे, जैसे क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, खिल, जो भी जोती नहीं जाती थी, अप्रहत, बिना जोती गई जंगली भूमि, और चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि। अमरकोश में दोस्तों 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त काल में सार्थवाह को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। तो सही उत्तर व्यापारिक कारवां का प्रमुख। गुप्त काल में व्यापारिक कारवां के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तकालीन आंतरिक व्यापार श्रेष्ठ सार्थवाह, कुलिक और निगम के माध्यम से संगठित होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल में विष्टि शब्द प्रयुक्त होता था किसके लिए? तो याद रखिएगा, बेगार श्रम के लिए विष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में विष्टि शब्द बेगार श्रम के लिए प्रयुक्त किया जाता था। इस काल में मंदिर निर्माण और कुआं खुदाई जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए बिना मजदूरी के श्रम लिया जाता था। अग्रहार स्कंदगुप्त के अभिलेख से पता चलता है कि ऐसे अनुदान में पूरा ग्राम ही दे दिया जाता था, जिसे अग्रहार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? ऑप्शन है 15%, 20%, 24% या 36%। तो सही उत्तर 24%। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर 24% थी। गुप्तोत्तर काल में व्यापार में गिरावट आई। इस समय अधिक उत्पादन के प्रति लोगों में उत्साह नहीं था, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का अधिक भाग जमींदार ले लेते थे। अगला प्रश्न है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए रजत सिक्के क्या कहलाते थे, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो उत्तर है रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए रजत या चांदी के सिक्कों को रूप्यक या रूपक या फिर रौप्य कहा जाता था। सबसे पहले रजत सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने पश्चिमी शक क्षत्रपों के अनुकरण पर रजत मुद्राओं को जारी किया। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार और ताम्र सिक्कों को माशक कहा जाता था। गुप्तकालीन मुद्राओं को राष्ट्रीय मुद्रा अथवा प्रचार मुद्रा भी कहा जाता था। अगला है, गुप्त सोने के सिक्के दीनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है संस्कृत, चीनी, लैटिन या यूनानी। तो सही उत्तर लैटिन भाषा। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। दीनार लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। रोमन साम्राज्य में स्वर्ण मुद्राओं को दिनारियस कहा जाता था। रोम से ही दिनारियस अरब क्षेत्र में दिनार के रूप में पहुंचा। नारद स्मृति में भी दिनार शब्द का उल्लेख है। भारत में दिनार का प्रचलन कुषाण युग से प्रारंभ होता है और गुप्त शासकों में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन ए। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। इसके सिक्के को रूप्यक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष कौन सा है? बस्ती, कोटावा, बयाना या हाजीपुर? तो सही उत्तर बयाना। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष राजस्थान के भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुआ है। बयाना निधि में सर्वाधिक मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय की है, फिर क्रमशः कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त की है। इस निधि से स्कंदगुप्त की केवल एक मुद्रा ही मिलती है। गुप्तों के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ताम्र यानी तांबे की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर समुद्रगुप्त। गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने ताम्र मुद्रा का प्रचलन करवाया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना था। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। गरुड़ प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार, परस उधारी प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र निहंता प्रकार और वीणा वादन प्रकार। वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और आप जान लीजिए कि समुद्रगुप्त के विषय में प्रयाग प्रशस्ति से उसकी विजयों और कृत्य की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है
कि पंचतंत्र किसने लिखा था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। पंचतंत्र किसकी रचना है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है। पंचतंत्र के संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल की विभूति थे। पंचतंत्र में प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संग्रह किया गया है। इसकी रचना अमरकीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई। पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। रूड गर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश शीर्षक से किया गया। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में उल्लिखित कौशेय क्या है? ऑप्शन हैं आपके रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र या तांबे का सिक्का। तो सही उत्तर है कौशेय रेशमी वस्त्र हैं। भारतीय साहित्य में उल्लिखित कौशेय रेशमी वस्त्र को कहा जाता था। तैत्तिरीय संहिता में कौशेय शब्द रेशमी वस्त्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? ऑप्शन है बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त या कात्यायन। तो सही उत्तर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, जिसका समयकाल 476 से 550 ईस्वी था, ये भारत के पहले ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। ज्योतिष की सर्वप्राचीन रचना लगध मुनिकृत वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मूल आधार है। बारहमिहिर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और इस युग के एक अन्य ज्योतिषी छपड़क फलित ज्योतिष से संबंधित थे। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन है सारनाथ, अमरावती, एलोरा या सांची। तो सही उत्तर सारनाथ। गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी भारत में कला के क्षेत्र में उपलब्धियों का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ और नालंदा थे। सारनाथ इस समय कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सारनाथ का धमेक स्तूप और बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में निर्मित मूर्तियां मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। धमेक स्तूप 128 फुट ऊंचा है, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। और सारनाथ की बुद्ध मूर्ति अत्यधिक आकर्षक है। ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।